हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम में मैंने आपको दो विधि पढ़ाई थी। नंबर एक ज्यामितीय विधि, नंबर दो गणितीय विधि। मैंने गणितीय विधि पढ़ाते समय आपको ये बताया था कि जो सदिश योग का त्रिभुज नियम की जो गणितीय विधि थी, सेम वही विधि हम लोग समान सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम में भी गणितीय विधि को पढ़ते हैं। ओके, इसके पश्चात मैंने आपको गणितीय विधि में विशेष स्थिति पढ़ाया था, जिसमें मैंने परिणाम के साथ साथ दिशा का भी डिस्कस किया था। इसके पश्चात मैंने दो या दो से अधिक सदिशों को जोड़ने की बहुभुज विधि को पढ़ाया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि फिजिक्स में मैक्सिमम पोर्शन या टॉपिक जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें मैक्सिमम में बिना फिगर बनाए हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर पाए हैं। इस टॉपिक में भी सबसे पहले हम लोगों को फिगर ही ड्रॉ करना पड़ेगा। फिगर के आधार पर ही हम समझेंगे कि दो वेक्टरों को कैसे एक दूसरे में से माइनस किया जाता है। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि आज हमें वेक्टर ए में से वेक्टर बी यानी कि सदिश ए में से सदिश बी को घटाना है। तो हम लोग जानते क्या हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसी को हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ये बात और ये बात दोनों सेम ही है। तो वेक्टर ए में से वेक्टर बी में से घटाने का प्रभाव वही है जो वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ने का प्रभाव है। वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाइए, बात वही है, या वेक्टर ए में आप माइनस वेक्टर बी को जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से दो वेक्टरों को घटाने की हम लोग दो विधि आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या इसमें, मैं प्रथम विधि में आपको बताऊं। जैसे प्रथम विधि दो वेक्टर मैं ले लेता हूं। जैसे ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और ये मैंने ले लिया दूसरा वेक्टर वेक्टर बी, और हमको ज्ञात करना है वेक्टर बी। तो मैं मान लेता हूं कि जो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। तो वेक्टर ए में से वेक्टर बी घटाने के लिए हम करेंगे क्या कि वेक्टर ए तो ठीक है, वेक्टर ए जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन मैं वेक्टर बी का विपरीत वेक्टर ज्ञात कर लेता हूं। विपरीत वेक्टर, तो ये हो गया माइनस वेक्टर बी। ठीक है, और ये अभी भी किसके साथ कौन सा कोण बना रहा है, वेक्टर ए के साथ थीटा कोण ही बना रहा है। इसमें हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए के समान एवं समांतर वेक्टर ए खींच लेते हैं। इसके पश्चात वेक्टर ए के वाराग्र से वेक्टर बी के विपरीत दूसरा वेक्टर वेक्टर बी खींच लेते हैं। तो अगर वेक्टर बी खींचते तो ये ऊपर की तरफ जाता। देखिए यहाँ है ना, वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए के वाराग्र से ऊपर जाता वेक्टर बी, लेकिन हमने क्या खींचा है, उसके विपरीत खींचा है। तो जब उसके विपरीत हमने खींचा है तो आप देख रहे होंगे कि यही मैं थीटा कोण बनाया हूं। ये थीटा कोण मैंने बनाते हुए वेक्टर बी के विपरीत दिशा में माइनस वेक्टर बी खींच लिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसके अंतर को ज्ञात करने के लिए वेक्टर ए के पश्च भाग को माइनस वेक्टर बी के अग्रभाग से मिला देंगे या जोड़ देंगे। अब जो ये वेक्टर हमको प्राप्त होगा, यही वेक्टर आर होगा, जो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो फिर से एक बार सुनिएगा, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करना है। सबसे पहले करते क्या है कि वेक्टर बी का विपरीत वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं। विपरीत वेक्टर ज्ञात करने के पश्चात सबसे पहले वेक्टर ए के समान व समांतर एक वेक्टर ए खींच लेते हैं। वेक्टर ए के
वाड़ाग्र से वेक्टर बी के विपरीत दूसरा समान एवं समांतर माइनस वेक्टर बी खींच लेते हैं। वेक्टर ए के पश्च भाग को वेक्टर बी के अग्रभाग से जोड़ देते हैं। ये तीसरा जो प्राप्त वेक्टर होता है वही दोनों वेक्टरों का परिणामी होता है, जो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के योग के इक्वल होता है, जो प्रदर्शित किसको करता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को प्रदर्शित करता है। दूसरी विधि अगर मैं आपको बताऊं, ये तो पहली विधि थी। अगर मैं आपको दूसरी विधि बताऊं तो दूसरी विधि में हम लोग क्या जानते हैं कि दिए गए दोनों वेक्टरों, मैं यही मान लेता हूं कि यही दोनों वेक्टर हैं। अब इन दोनों वेक्टर को किसी एक ही बिंदु से दोनों वेक्टर के समान दो वेक्टर खींच लेते हैं। ये वेक्टर ए के समान व समांतर मैंने वेक्टर ए खींच लिया। अब इसी जहां से ये वेक्टर ए खींचा गया है वहीं से पुनः वेक्टर बी के समान एवं समांतर और उसी कोण पर एक दूसरा वेक्टर बी खींच लेते हैं। ठीक है, ये मैंने वेक्टर बी खींच लिया। अब जिस वेक्टर को घटाना होता है उसके वाड़ाग्र को, तो वेक्टर बी को घटाना है, वेक्टर बी के वाड़ाग्र को वेक्टर ए के वाड़ाग्र से मिला देंगे। अब ये जो मिलेगा वेक्टर आर, यही क्या कहलाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कहलाएगा। ठीक है, अगर हम वेक्टर ए के वाड़ाग्र को वेक्टर बी के वाड़ाग्र से मिलाते तो ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाता। ठीक है, तो ये दूसरी विधि हो गई। तो इसमें से जो भी आपको आसान लगे उस विधि का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो ये टॉपिक थी हम लोग क्या, सदिशों का घटाना। तो सदिशों का घटाना मैंने दो वेक्टरों के लिए आपको समझाया, वो भी दो विधियों से। अब आपको जो भी विधि आसान लगती है उसी विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन क्या कहा जाता है? सदिशों के वियोजन में कहा जाता है कि सदिशों का वियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि इन सदिशों का जो संयुक्त प्रभाव हो वो दिए गए सदिश के समान हो। कहने का मतलब, इसमें कोई एक सदिश होगा, इसको आप दो या दो से अधिक भागों में बांट सकते हैं, लेकिन उन दो सदिशों का जो संयुक्त प्रभाव है वो तीसरे सदिश के क्या होना चाहिए, या दिए गए सदिश के समान होना चाहिए। या आप कह सकते हैं कि सदिशों के योग की जो विपरीत क्रिया है वही सदिशों का संयोजन है। जैसे हम करते क्या है कि दो सदिश तीन सदिश मिलते हैं, दोनों तीनों सदिश को हम जोड़ते हैं तो हमको एक सदिश योग प्राप्त होता है। तो जो सदिश योग प्राप्त हुआ वह दो या तीन सदिशों का क्या था, योग था। अगर मैं उसको जोड़ूं न और सदिश योग भी जानता रहूं तो इन्हीं तीनों सदिशों को जोड़ने पर वो सदिश योग प्राप्त हो रहा था। यानी कि उस सदिश योग को इन तीन सदिशों में बांटा या वियोजित किया जा सकता था। अब जो दो या तीनों ये सदिश हैं उसके क्या कहलाएंगे, उसके घटक कहलाएंगे। अब मैं अगर आपको बताऊं एक उदाहरण की सहायता से, चलिए मैं कोई मान लेता हूं कि एक समांतर चतुर्भुज है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा भी था। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इसी के समान यहां से भी खींचा गया था, ये भी वेक्टर बी ही था और इन दोनों को मिलाया गया था। ठीक है, इसके पश्चात अब यही एक विकर्ण था जो इन दो संलग्न भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजर रहा था और इसी को क्या कहा गया था, वेक्टर आर। अब ये जो वेक्टर आर था ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के क्या था, इक्वल था। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी कि अब ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है अलग अलग, यानी कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी ये घटक कहलाएंगे।
किसके? वेक्टर आर के। यानी कि एक सदिश क्या है? जो परिणामी वेक्टर है वो आर है, लेकिन ये जो वेक्टर आर है यह वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग है। तो अगर मैं विपरीत क्रिया में देखूं, इसका जो परिणामी सदिश, इसको मैं दो भागों में बांटूं तो इसको वेक्टर ए और वेक्टर बी में वियोजित किया जा सकता है। तो वेक्टर आर जो होगा वो इसका तुल्य घटक या परिणामी घटक होगा और इसको दो घटकों ए और बी में वियोजित किया जा सकता है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इसके घटक कहलाएंगे। यही क्या है? वेक्टरों का वियोजन है। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों की अगली टॉपिक होगी सदिशों का गुणन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, यानी कि अब हम इसमें सदिशों का गुणन पढ़ेंगे। अभी तक हमने सदिश का जोड़ पढ़ा, सदिश का घटाना पढ़ा, अब सदिशों का गुणन। नंबर एक, किसी सदिश का वास्तविक संख्या से गुणन। किसी सदिश का वास्तविक संख्या से गुणन। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर with a मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ रियल नंबर। किसी सदिश का वास्तविक संख्या से गुणन। तो कहा जाता है कि किसी सदिश वेक्टर ए का, किसी सदिश वेक्टर ए का n से गुणा करने पर, किसी सदिश वेक्टर ए का n से गुणा करने पर जो गुणनफल होता है, गुणनफल n वेक्टर ए हो जाता है। यानी कि जब हम लोग किसी वेक्टर ए में या किसी सदिश ए में वास्तविक संख्या n से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल होता है वह n वेक्टर ए हो जाता है। कहने का मतलब, जब हम वेक्टर ए में n से गुणा कर देते हैं तो जो सदिश होता है, सदिश का जो परिमाण होता है वह n गुना हो जाता है, लेकिन इसकी जो दिशा होती है वो सदिश की दिशा में ही होती है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या से, जब किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या से गुणा किया जाता है तो परिमाण तो n गुना होता ही है, लेकिन इसकी जो दिशा होती है वो विपरीत हो जाती है। यानी कि जैसे आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखा जा सकता है n वेक्टर a इक्वल टू n वेक्टर a। इसमें तो आपको यही दिख रहा है कि वास्तविक संख्या n का मैंने वेक्टर a के साथ गुणा किया है, तो जो सदिश है वो कितना गुना हो गया? n गुना हो गया, लेकिन दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब वही n ना होकर के माइनस n होता है, माइनस n का जब किसी वेक्टर के साथ गुणा किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो माइनस n वेक्टर a। n गुना तो होता है लेकिन वेक्टर a की जो दिशा होती है वह विपरीत हो जाती है, बस अंतर यही होता है। तो किसी वेक्टर का या किसी सदिश का जब वास्तविक संख्या से गुणा होता है तो जो गुणनफल होता है वह n गुना हो जाता है, रिजल्ट यही आता है। ओके, किसी सदिश का अदिश से गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ
स्केलर। क्या कहा जाता है कि किसी सदिश वेक्टर ए का गुणा किसी अदिश m से करने पर जो गुणनफल होता है, गुणनफल एक अन्य परिणामी सदिश m वेक्टर a प्राप्त होता है। यानी कि लिखा जा सकता है m वेक्टर a इक्वल टू m वेक्टर a। अब इसका जो परिमाण होता है वो सदिश व अदिश के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। परिणामी सदिश का जो मात्रक होता है वो अदिश और सदिश के मात्रकों के गुणनफल के बराबर होता है। परिणामी सदिश की जो दिशा होती है वो प्रयुक्त सदिश की दिशा में होती है। फिर से सुनिए मेरी बात को, क्या लिखेंगे कि जब किसी सदिश का अदिश के साथ गुणा किया जाता है तो एक परिणामी सदिश m वेक्टर a प्राप्त होता है। तब जब आप वेक्टर a सदिश को वेक्टर a और अदिश को m मानेंगे तो जो परिणामी सदिश प्राप्त होगा वो m वेक्टर a होगा। अब इसमें परिणामी का जो परिमाण होता है वो सदिशों और अदिशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। परिणामी सदिश का जो मात्रक होता है वो इसमें प्रयुक्त सदिश और अदिश के मात्रकों के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी जो दिशा होती है, परिणामी की जो दिशा होती है वो प्रयुक्त सदिश की दिशा में ही होती है। ये क्या हो गया, किसी सदिश का अदिश से गुणन। ओके, चलते हैं आगे। किसी सदिश का सदिश से गुणन। नंबर 3, किसी सदिश का सदिश से गुणन। क्या होती है इंग्लिश इसकी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई अ वेक्टर। भाई सदिश का सदिश से गुणन है। चलिए बात करते हैं किसी सदिश का सदिश से गुणन। कहा जाता है कि दो सदिशों का गुणन करना है हम लोगों को। तो अगर हम किसी सदिश का सदिश से गुणन करते हैं तो पहली बात तो ये कि इसका गुणन हम लोग साधारण बीजगणित के नियम से नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, कहा जाता है कि सदिश का सदिश से जब गुणा होता है तो राशि सदिश भी प्राप्त हो सकती है, अदिश भी प्राप्त हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण लेकर के बताऊं। जैसे हम लोग बल और विस्थापन जानते हैं, बल और विस्थापन। अगर मैं बल और विस्थापन का गुणा करूं, बल और विस्थापन का गुणा करूं तो बल और विस्थापन से ही मुझे कार्य की भी गणना मिलती है, यानी कि कार्य भी प्राप्त होता है। बल और विस्थापन, विस्थापन यानी कि दूरी, बल और दूरी का ही गुणनफल या गुणा करने से जो प्राप्त गुणनफल होता है उससे हमें बलाघूट भी प्राप्त होता है। तो जो कार्य प्राप्त होता है, कार्य तो एक अदिश राशि हो जाती है और जो बलाघूट प्राप्त होता है वो बलाघूट एक सदिश राशि हो जाती है। तो जब हम दो सदिशों का गुणा करते हैं तो उससे हमें एक अदिश राशि भी प्राप्त हो सकती है और एक सदिश राशि भी प्राप्त हो सकती है। तो उसको मैंने आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाया। तो इतनी बातें जानने के पश्चात हम लोग लिखते क्या है कि जब दो सदिशों से प्राप्त होने वाला गुणनफल, यानी कि दो सदिशों के गुणन से प्राप्त होने वाली राशि अदिश होती है तो उसके गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, क्या लिखेंगे? दो सदिशों से या दो सदिशों के गुणन से प्राप्त होने वाली राशि अदिश होती है तो उसके गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। अब अदिश गुणनफल को ही हम लोग बिंदु गुणन भी कहते हैं, डॉट गुणन भी कहते हैं। इसे प्रदर्शित कैसे किया जाता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से, दोनों सदिश हैं, वेक्टर ए भी सदिश है, वेक्टर बी भी सदिश है, लेकिन
इन दोनों सदिशों के गुणन से यदि जो राशि प्राप्त होती है अगर वो अदिश राशि प्राप्त हुई तो इसका नाम अदिश गुणनफल पड़ जाएगा, जिसे हम लोग बिंदु गुणन भी कहेंगे और डॉट गुणन भी कहेंगे। ठीक है, अदिश गुणनफल। ठीक, अगर इसके विपरीत अगर मैं बात करूं कि दो सदिशों के गुणन से प्राप्त राशि सदिश होती है, यानी कि दो राशियों का मैंने गुणा किया और उससे जो तीसरी राशि प्राप्त हुई अगर वो सदिश हो गई तो उसके गुणनफल को सदिश गुणनफल कहेंगे, और सदिश गुणनफल को क्रॉस से दिखाया जाता है। इसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पढ़ा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश गुणनफल कहते हैं। ओके, तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि मैंने क्या कहने का प्रयास किया। मैं फिर से सारी बातों को एक बार दोहराता हूँ। मैंने कहा कि जब दो राशियों का आपस में गुणा किया जाता है, दो सदिश राशियों का, तो उससे प्राप्त गुणनफल अदिश भी हो सकता है और सदिश भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप बल को ले लें और विस्थापन को ले लें, बल भी एक सदिश राशि, विस्थापन भी एक सदिश राशि, दोनों सदिश का जब गुणा किया जाता है तो कार्य भी मिलता है, बलागुण भी मिलता है। तो जब कार्य मिलता है तो कार्य एक अदिश राशि होती है, ठीक है, और जब बलागुण मिलता है तो बलागुण एक सदिश राशि होती है। इसी के आधार पे अदिश गुणन और सदिश गुणन को निर्धारित किया जाता है। कहा किया जाता है कि जब दो सदिशों के गुणन से प्राप्त राशि अदिश होती है तो उसके गुणनफल को अदिश गुणनफल कहा जाता है, या उसके गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। इसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। इसके अन्य नाम और भी हैं। बिंदु गुणन, क्योंकि बिंदु लगा हुआ है, डॉट गुणन, इसी को हम लोग डॉट भी कहते हैं। तो बिंदु गुणन या डॉट गुणन भी अदिश गुणनफल को ही कहा जाता है। इसके विपरीत यदि दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश होती है तो उसके गुणनफल को सदिश गुणनफल कहा जाता है। ठीक है, सदिश गुणनफल जब प्राप्त होता है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच क्रॉस का चिन्ह लगता है। इसे पढ़ा क्या जाता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, तो इस तरीके से ये किसी सदिश का सदिश से गुणन हो जाता है। ओके, नोट कर लीजिए।